हेलो एवरीवन। आज मैं क्लास 10th बायोलॉजी लाइफ प्रोसेस का सेकेंड वीडियो लेक्चर लेकर आया हूं, जिसमें मैं आप लोगों को रेस्पिरेशन के विषय में बताने जा रहा हूं। तो आइए जानते हैं कि रेस्पिरेशन क्या होता है। ओके बच्चों, द प्रोसेस विच ब्रेक डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी विथ द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड रेस्पिरेटरी एंजाइम इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। इट आल्सो इन्वॉल्व्ड ब्रीदिंग, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड का ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन और रेस्पिरेटरी एंजाइम की प्रेजेंस में एनर्जी को रिलीज करने के लिए, और इसमें ब्रीदिंग भी शामिल होती है, क्योंकि जब हम सांस लेंगे तभी तो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आएगी। और जो फूड होता है मोस्टली वह ग्लूकोज में ब्रेकडाउन होता है, इसलिए रेस्पिरेशन में मोस्टली जो एनर्जी रिलीज होती है वो ग्लूकोज से होती है। तो आइए जानते हैं कि रेस्पिरेशन कितने स्टेज में होता है। यह बेसिकली दो स्टेज में होता है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन और इंटरनल रेस्पिरेशन। ओके बच्चों, तो जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है वह दो स्टेप में कंप्लीट होता है। पहला होता है बच्चों ब्रीदिंग, पहला होता है ब्रीदिंग। तो ब्रीदिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें ऑर्गेनिज्म ऑक्सीजन को इनहेल करता है, मतलब अंदर लेता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करता है, अर्थात बाहर निकालता है। और एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में जो दूसरा स्टेप होता है वह है गैसेज एक्सचेंज। इस स्टेप में ऑक्सीजन जो है वो फेफड़ों से ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है, मतलब ऑक्सीजन फेफड़ों से ब्लड में पहुंच जाती है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वह ब्लड से फेफड़ों में डिफ्यूज हो जाती है। और जो प्लांट होते हैं उनके अंदर गैसेज एक्सचेंज स्टोमेटा के हेल्प से होता है, जो कि पत्तियों के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं। अब हम देखते हैं रेस्पिरेशन के दूसरे स्टेज को, जो कि इंटरनल रेस्पिरेशन है। इसके अंदर गैसेज का एक्सचेंज आर्टीरियल ब्लड और बॉडी सेल्स के बीच में होता है। तो अब हम समझेंगे रेस्पिरेशन के टाइप को। यह बेसिकली दो टाइप का होता है। पहला होता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अब सबसे पहले हम एरोबिक रेस्पिरेशन को समझेंगे। बच्चों ध्यान दीजिए, एरोबिक रेस्पिरेशन इट इज़ कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इट रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स, मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड का कंप्लीट ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और इस प्रोसेस में काफ़ी अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है एटीपी मॉलिक्यूल्स के रूप में। फॉर एग्जांपल ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट। यहाँ पर एक टर्म आया है एटीपी, तो इसे चलिए समझते हैं। तो एटीपी का मतलब होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे कि एनर्जी का करेंसी भी बोला जाता है। हर एक सेल की जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन में कोई एटीपी के मॉलिक्यूल बनने के लिए ही होती है। तो बच्चों हम अब एरोबिक रेस्पिरेशन को आगे समझते हैं। यह प्रोसेस साइटोप्लाज्म में स्टार्ट होती है और माइटोकॉन्ड्रिया तक चलती है। अब बच्चों इसका रिएक्शन ध्यान दीजिए। ग्लूकोज गिव्स पायरोवेट प्लस एनर्जी इन साइटोप्लाज्म, और पायरोवेट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस 38 एटीपी एनर्जी इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन माइटोकॉन्ड्रिया। तो सबसे पहले जो फूड है या हम कहें ग्लूकोज है, सेल के साइटोप्लाज्म में जाता है, वहाँ पर वह पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है, और उसके साथ कुछ एनर्जी भी रिलीज होती है। जो पायरोवेट है वह लिविंग सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है क्रेब्स साइकिल के थ्रू। पायरोवेट का फार्मूला होता है C3H4O3 की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को फार्म करता है, और साथ में लार्ज अमाउंट में एनर्जी को भी रिलीज करता है। ये जो प्रोसेस है इसमें एटीपी के 38 मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, जिसे हमारी बॉडी यूज करती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है वो एज अ वेस्ट मटेरियल बाहर निकल जाता है। और ये जो सारी रिएक्शन होती है सेल के अंदर होती है, इसलिए हम इसे सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। अब हम समझते हैं रेस्पिरेशन के दूसरे टाइप को, जो कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। इट इज़ इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ फूड
occurring in the absence of oxygen releasing small amount of energy। मतलब ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड का इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में और बहुत कम मात्रा में एनर्जी रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल ईस्ट, बैक्टीरिया एंड मसल्स। जब एनएरोबिक रेस्पिरेशन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है तो उसे हम फर्मेंटेशन कहते हैं, और जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन में प्रोडक्ट फॉर्म होता है उसके आधार पर इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, पहला जो होता है एल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है। तो इस प्रोसेस के अंदर जो शुगर होती है उसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होता है एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करने के लिए। ये जो प्रोसेस है इसका उपयोग बियर, वाइन और चीज़ बनाने के लिए किया जाता है, और ये जो प्रोसेस है मेनली ईस्ट में देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम एल्कोहलिक फर्मेंटेशन के रिएक्शन को देखते हैं। तो बच्चों इस फर्मेंटेशन में सबसे पहले ग्लूकोज जो है साइटोप्लाज्म के अंदर पायरोवेट में कन्वर्ट हो जाता है और कुछ अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, और उसके बाद पायरोवेट जो है ऑक्सीजन की एब्सेंस में एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस में लेस अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है, जो कि एटीपी के 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन के कंपेयर में काफ़ी कम एनर्जी रिलीज होती है। और एनएरोबिक रेस्पिरेशन का जो दूसरा टाइप होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होता है। इसके अंदर शुगर जो है लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी में ब्रेक डाउन हो जाती है ऑक्सीजन की कमी में। फॉर एग्जांपल सम बैक्टीरिया हु टर्न्स मिल्क इनटू कर्ड। मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जो कि दूध को दही में जमा देते हैं। तो दोस्तों आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जब भी हम लंबे समय तक हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल्स में पेन होने लगता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारी मसल्स में जो ग्लूकोज होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो आइए हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में होने वाले रिएक्शन को देखते हैं। तो लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन में जो ग्लूकोज होता है वो पायरोवेट में चेंज हो जाता है और कुछ अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है। पायरोवेट फार्म होने के बाद जो मसल्स सेल होते हैं उनमें कम ऑक्सीजन होने के कारण लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है। साथ में लेस अमाउंट में एनर्जी भी रिलीज होती है जो कि 2 एटीपी के इक्वल होती है। तो अब हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कुछ ऑर्गेनिज्म के अंदर समझते हैं, जैसे कि रेस्पिरेशन इन प्लांट। आप पिछले वीडियो लेक्चर में इतना तो पढ़ ही चुके हैं कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के थ्रू अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और ये सांस भी लेते हैं और साथ में एनर्जी भी रिलीज करते हैं। तो जो प्लांट होते हैं वो रेस्पिरेशन 2 फेज में कंप्लीट करते हैं। बच्चों ध्यान दीजिए, जिसमें से पहला फेज होता है ब्रीदिंग या गैस एक्सचेंज भी कहते हैं, तथा दूसरा फेज रिलीज ऑफ एनर्जी। तो जो प्लांट होते हैं उसके 3 पार्ट में गैस का एक्सचेंज होता है। वो 3 पार्ट लीव्स, स्टेम एंड रूट हैं। तो प्लांट की जो लीव्स होती हैं उनमें वेरी स्मॉल पोर्स होते हैं जिनको स्टोमाटा कहते हैं, जैसा कि इस इमेज में भी आप देख सकते हैं। और इनके आसपास गार्ड सेल भी पाए जाते हैं जो कि स्टोमाटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को रेगुलेट करते हैं। और जो स्टोमाटा होता है सभी लीव्स में पाया जाता है। इसी के साथ जो स्टेम होता है उसमें भी छोटे छोटे लेंटिकल्स पाए जाते हैं जो कि गैसेज को एक्सचेंज करते हैं। और प्लांट की जो रूट होती है उसमें भी रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं जो कि डिफ्यूजन के प्रोसेस से गैसेज का एक्सचेंज करते हैं। तो अब हम देखते हैं प्लांट के अंदर ऑक्सीजन पहुंच जाती है तो वे एनर्जी कैसे रिलीज करते हैं। तो रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान प्लांट के सेल में जो ग्लूकोज होता है
जो कि फोटोसिंथेसिस के समय फॉर्म होता है, वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस करता है और साथ में एनर्जी भी रिलीज करता है। इसे हम इस रिएक्शन के द्वारा भी समझ सकते हैं। तो आप इस रिएक्शन को देख सकते हैं जिसमें ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। तो अब चलिए हम ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेशन प्रोसेस को समझते हैं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू यह कंप्लीट होता है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आप इस डायग्राम को देखिए जो कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो सबसे पहले जो बच्चों ध्यान दीजिए, एयर होती है वो हमारे नॉस्ट्रिल में एंटर करती है और जब एयर हमारी नॉस्ट्रिल में एंटर कर जाती है तो नॉस्ट्रिल एयर को फिल्टर करती है और डस्ट पार्टिकल को लंग्स में पहुंचने से रोकती है। उसके बाद एयर हमारी फेयरिंग व लेयरिंग के हेल्प से ट्रैकिया में पहुंच जाती है और ट्रैकिया को विंड पाइप भी कहते हैं। ट्रैकिया जो है एयर को लंग्स तक पहुंचाती है और लंग्स के 3 मेन पार्ट होते हैं, ब्रोंकाई, ब्रोंकीहोल्स और एल्वुलाई। तो ट्रैकिया जो है वो एयर को लंग्स तक पहुंचाता है, उसके बाद एयर ब्रोंकीहोल्स तक पहुंचती है और उसके बाद फाइनली एयर एल्वुलाई में पहुंच जाती है। तो यहाँ तक का प्रोसेस इनहेलेशन ऑफ एयर कहलाता है, मतलब एयर को अंदर लेना। तो एयर जब एल्वुलाई के अंदर पहुंच जाती है तो हमारी चेस्ट कैविटी एयर से फूल जाती है और हमारी जो चेस्ट कैविटी होती है वो एक्सपेंड हो जाती है, मतलब कि चौड़ी हो जाती है, जैसा कि हम महसूस भी करते हैं जब हम सांस को अंदर लेते हैं। अब हम देखते हैं कि एयर इनहेलेशन हो जाती है तो एयर का एल्वुलाई के अंदर क्या होता है। तो एल्वुलाई जो होती है रेस्पिरेशन में गैस एक्सचेंज की साइट होती है। तो एयर इनहेलेशन के बाद जो दूसरी प्रोसेस होती है वो है एक्सचेंज ऑफ गैस, जो कि एल्वुलाई में होती है। तो गैस के एक्सचेंज को समझने के लिए हमें इसके डायग्राम को देखना होगा, जो कि एक बैलून लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि गैसेज के एक्सचेंज के लिए सरफेस प्रोवाइड करती है और इसकी जो वॉल्स होती है वो ब्लड वेसल्स से कनेक्ट रहते हैं, जैसा कि डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो आप समझेंगे कि एल्वुलाई के अंदर जो गैस होती है वो ऑक्सीजन है और ब्लड वेसल्स जो कि एल्वुलाई से कनेक्ट रहती है उसमें ब्लड के साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। तो एल्वुलाई की जो वॉल्स होती है वो काफ़ी थिन होती है। तो एल्वुलाई की जो वॉल्स है उसके द्वारा जो ऑक्सीजन है वो ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है और ब्लड में से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वुलाई में पहुंच जाती है। तो हम देखते हैं कि एल्वुलाई के अंदर गैस एक्सचेंज हो चुकी है। अब यह सवाल आता है कि जब ऑक्सीजन ब्लड में पहुंच जाती है तो ऑक्सीजन का क्या होता है। तो जब ऑक्सीजन ब्लड में डिफ्यूज हो जाती है तो यह हीमोग्लोबिन से जुड़कर एक ऑक्सी हीमोग्लोबिन नाम का पिगमेंट बना लेती है। इसके बाद ब्लड इसको डिफरेंट सेल्स और टिश्यूज़ तक ले जाता है और जो हीमोग्लोबिन है वो रेड कलर का पिगमेंट होता है जो कि ब्लड में पाया जाता है, जो कि ऑक्सीजन को हर एक सेल और टिश्यू के अंदर ले जाता है। तो अब हम वापस एल्वुलाई के अंदर चलते हैं और यह देखते हैं कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वुलाई के अंदर वो बॉडी से बाहर कैसे निकलती है। तो जब ऑक्सीजन बॉडी में एंटर हो जाती है तो CO2 जो है एल्वुलाई से ट्रैकिया में पहुंच जाती है। उसके बाद वहां से नॉस्ट्रिल के माध्यम से CO2 बाहर निकल जाती है और इस प्रोसेस को हम एक्सलेशन कहते हैं। जब CO2 हमारे बॉडी से बाहर निकल जाती है तो हमारी चेस्ट कैविटी सिकुड़ जाती है। तो अभी आपने जो 3 प्रोसेस देखे, नंबर 1 इनहेलेशन, नंबर 2 एक्सचेंज ऑफ गैसेस, नंबर 3 एक्सलेशन, ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत जल्दी होता है और इस प्रकार रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाता है।